बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन अपनी फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ क्लास। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आपको वो इंट्रोडक्शन जरूर एक दफा पढ़ना है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा ओवरऑल इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पोस्टुलेट यूज हुए हैं, जो भी टर्म्स यूज हुई हैं और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, बेसिकली सारी कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो जरूर लाजमी देखिएगा, ताकि जब आप ये एक्सरसाइज करने बैठे तो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में ऑलरेडी मौजूद हों, तो तब ये एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। जी, एक्सरसाइज 9.1 में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर मेजरमेंट ऑफ ए बी। देखिए एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे कि हमें इंट्रोडक्शन में भी बताया कि लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से लाइन का सिंबल बनाते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड यानी कि लाइन को, कि लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी बी एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE। यहाँ पर देखिए बुक में ये फिगर आपको दी हुई है, ये फिगर देख सकते हैं। ट्राइंगल ABD है, ये ट्राइंगल BEC है, या आप इसे CBE भी कह सकते हैं, CBE, जो आपका दिल चाहे कहीं से भी आप नाम ले सकते हैं। ये दो ट्राइंगल आपको इस तरीके से गिवन है। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक साइड और एक एंगल भी गिवन है। यहाँ पर ये देखें, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसके अलावा ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर जैसे जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लिखते जाते हैं, और उसके बाद अपना कोई एक पोस्टुलेट की मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर ऑलरेडी बुक में ये दिया हुआ है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, और साइड देखें, ये साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। ठीक है ना, तो ये चीज देख लेते हैं पहले हम। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी देखिए हमने दो कॉलम बनाने, एक स्टेटमेंट का एक रीजन का। यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसकी रीजन बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ साइड CB, यानी कि ये वाली लेंथ, ये देख सकते हैं, ये ऑलरेडी बुक में गिवन है। जी, तो क्लास ये क्यों है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो भाई ये हमने नहीं कहा, ये बुक में ऑलरेडी कहा हुआ है। ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो यहाँ रीजन में हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन, सिर्फ आप गिवन लिखेंगे कि भाई इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी बुक में गिवन था, तो हम आगे गिवन लिख देंगे रीजन में। ठीक है, और इसके अलावा बुक में ये भी कहा गया है कि एंगल ए, आपके क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो यहां हम ये भी क्या देख सकते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, ये एंगल भी दूसरे एंगल सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो ये बात भी हमने नहीं कही, ये बात भी आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, गिवन है। ये पहले से पता थी ना हमें, क्वेश्चन में पता है, तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब हमें थर्ड चीज खुद से प्रूफ करनी है। ठीक है क्लास, और प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखिए अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो देखिए, चूंकि बुक में कहा गया था कि ये साइड इस साइड की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। क्यों है, चूंकि बी बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं कि बी जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना।
तभी तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर बी सेंटर में ना होता तो फिर ये साइड इस साइड के इक्वल कैसे हो सकती है? लेकिन हमने खुद ही अंदाजा लगाया ना कि जाहिर है कि अगर बुक वाले या क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है कि ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब बी जो है वो कहाँ मौजूद है? बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर में मौजूद है। ऐसे ही है ना? तो अगर बी इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, या आप कह सकते हैं कि बी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है इस साइड का भी तो बी मिड पॉइंट होगा ना। जब इस साइड का भी मिड पॉइंट है तो जाहिर है कि इस साइड का भी मिड पॉइंट बी ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो सकती है, या ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज क्यों क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि बी इसका क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है? कि बिल्कुल सेंटर का पॉइंट। अगर ये सेंटर का पॉइंट है तो फिर इस लाइन को और इस लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा होगा, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ पर है सेम इतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तभी तो हम ये कहेंगे ना कि बी इज अ मिड पॉइंट। जैसे यहाँ पर बी मिड पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बुक वालों ने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सेम है, इक्वल है। तो क्यों इक्वल है? क्योंकि बी इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, तभी इक्वल है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, क्योंकि बी क्या है? वो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीई। ठीक है, कह सकते हैं ना हम बी डी लाइन मेजरमेंट ऑफ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीई, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है? बीई के। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यहां पर यूज करेंगे कि बीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट बीई। यहां पर लाइन सेगमेंट के सिंबल बना देंगे हम जी। अब ये चीज आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमने खुद ड्राइव की है, खुद से अंदाजा लगाया है कि बी चूंकि सेंटर का पॉइंट है, इस वजह से हमने कहा कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की क्या है? इक्वल है। बीडी का डिस्टेंस इक्वल है बीई के, या आप कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ज्योमेट्री है तो इसमें कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे हम। अच्छा, अब ये क्यों है, इसकी रीजन क्या लिखेंगे हम? क्यों हमने कहा इसको इक्वल, या क्यों हमने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमने ये ड्राइव किया कि बी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? डीबी का, बीडी का और बीई का। यहां पर हम यही लिख देंगे बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? बीडी और बीई का। बीडी एंड बीई। ठीक है, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड बीई। ये हमने यहाँ पर रीजन बताई, इसकी वजह से हमने इनको आपस में क्या कहा? कॉन्ग्रुएंट कहा। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर साइड, एंगल, साइड, ये साइड और ये एंगल दिया हुआ था, और ये वाली साइड हमने खुद से प्रूफ कर दी कि ये साइड भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पर कौन सा ये ट्राइंगल अब क्या हो गया? इक्वल हो गया ना। अब इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं हमने तीन चीजों को देखे यहाँ पर प्रूफ कर दिया, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीई। हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीई। अच्छा जी, अब इसकी रीजन हम बताएंगे कि क्यों है ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल। क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि साइड, एंगल, साइड। कौन सा पोस्टुलेट प्रूफ हुआ है यहाँ पर? साइड, एंगल, साइड। आगे लिखिएगा पोस्टुलेट। ठीक है, यहां पर हमने
इस पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। आई होप की क्लास, ये तो बहुत इजी एक सा हमारे पास क्वेश्चन था, ज्योमेट्री थी, जो कि आपको यकीनन समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या मतलब हुआ इसका कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट है और पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है, उस पॉइंट पर एक लाइन है जिसके ऊपर बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल। यानी ये देखें, अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और इसके ऊपर हम बना रहे हैं लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जो है ये क्या है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये लाइन किस एंगल को, यानी यहां पर हम इस तरह से दो लाइनें बना देंगे। इसका क्या मतलब है कि यानी यहां पर जो ये एंगल बन रहा होगा ना, फर्ज करें ये पूरा टोटल 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, फर्ज कर लेते हैं कि ये 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो लाइन इसके सेंटर से जा रही है ना, ये इस एंगल को क्या कर रही है, हाफ कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब हाफ, हाफ हाफ डिवाइड करना, इस एंगल को पूरा पूरा हाफ हाफ दो हिस्सों में तकसीम कर रही है बराबर के, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उस एंगल को। फर्ज करें अगर ये पूरा टोटल 80 है तो यहाँ पर 40, यहाँ 40, या अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं अगर ये पूरा 60 है तो यहाँ 30, यहाँ 30, यूं समझ लीजिए, ठीक है ना, यानी पूरे एंगल का हाफ हाफ कर रही है ये लाइन, इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। ये लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी का, ठीक है, जैसे बिल्कुल मैंने इस तरह से फिगर में दिया हुआ है। अब ये जो दो लाइनें हैं जिनसे ये एंगल बना रही है, ठीक है ना, ये बाइसेक्टर अकेली तो नहीं बना रही होगी ना लाइन, जाहिर सी बात है इसके साथ दूसरी लाइनें भी अटैच होंगी तभी तो एंगल बन रहा है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर जो जा रही है ये हमारे कहलाते हैं आर्म्स। क्या कहलाते हैं ये, आर्म्स। ये भी आर्म्स है, ये भी आर्म्स है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म्स। ये जो आर्म्स है ना, इस पर परपेंडिकुलर बनाए गए हैं इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर एक यहां बना है, एक परपेंडिकुलर इस आर्म पे बना है, इस आर्म पे परपेंडिकुलर ये रहा, इस आर्म पे परपेंडिकुलर ये रहा। यानी इसका मतलब है, अब परपेंडिकुलर क्या होता है क्लास, जरा गौर से सुनिएगा, परपेंडिकुलर बेसिकली होता क्या है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन मैंने बनाई, परपेंडिकुलर का वर्ड जहां पर भी आ जाए आप समझ जाए कि 90 डिग्री की बात हो रही है। यहाँ पर एंगल किसकी बात हो रही है, 90 डिग्री। अब इसके ऊपर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, इतनी स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से। यहाँ भी ऑफ कोर्स जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ होगा तो जाहिर है यहाँ भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 का होता है। तो अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर खींची जाए या ड्रॉ की जाए तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल एक साइड पर बनाएगी, तो जाहिर है दूसरी साइड पर भी 90 डिग्री का होगा। तो ऐसी लाइन जो अपने दोनों साइड पर 90 डिग्री के एंगल बनाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो आर्म्स पे हमने ड्रॉ करी है ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहाँ भी परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के एंगल को हमेशा हम स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये आपको स्क्वायर में नजर आ रही है शेप, तो 90 डिग्री अगर ना भी लिखा हो, अगर उस पर स्क्वायर की शक्ल में इस तरह से बॉक्स बना हुआ हो छोटा सा, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर है लाइन, तो अगर इस साइड पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो जाहिर है कि दूसरी साइड पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सेम इसी तरह से अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है तो इस साइड पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन में होता ही यही है कि जब जिस लाइन पे वो बना रही होती है एक साइड पे एंगल 90 डिग्री का, तो कॉमन सेंस की बात है कि दूसरी साइड पे भी 90 डिग्री होगा। दैट लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा एक पॉइंट है, इस पर ये जो लाइन जा रही है ए बी, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है। किसको बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये जो एंगल ए, जो एक आर्म से दूसरे आर्म के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये लाइन इस एंगल को क्या कर रही है, हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। यानी जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा।
इनको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया एंगल 1 एंड 2। एंगल क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि एंगल जो भी है ये उसकी लाइन क्या है, बाइसेक्टर है, यानी उस एंगल को पूरा पूरा हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रही है, हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें, ये परपेंडिकुलर, ये इसके आर्म से आपको मैंने बताया था, इस एंगल के ये आर्म से जो एंगल बना रहे हैं, तो आर्म्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बनानी है। तो परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब है कि अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ बनाऊंगी तो यहाँ आपकी बुक में ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अगर इस साइड पर 90 डिग्री है और इसके इस साइड पर 90 डिग्री है तो जाहिर है इसके दूसरी साइड पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को अगर कंसीडर करूं तो देख लीजिए ये वाला एंगल, एंगल क्यू और एंगल आर, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल, एंगल क्यू और एंगल आर दोनों जो है वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना आपस में। तो ये देखिएगा एंगल क्यू, इक्वल का वर्ड नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या कहेंगे आप, कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ठीक है। तो भाई ये बात तो आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी ना, हमने तो ड्राइव नहीं करी। 90 डिग्री का एंगल आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये चीज तो गिवन है, हमने तो ड्राइव नहीं करी है इसको। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, गिवन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है, 1 एंड 2। चूंकि ये लाइन इनको बाइसेक्ट कर रही है तो जाहिर है, मैंने आपसे अभी अभी कहा कि जो एंगल 1 होगा वही एंगल 2 होगा, चूंकि बिल्कुल हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है एंगल को। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये बात बुक में नहीं थी, ये बात हमने खुद ड्राइव करी है। किस वजह से, इस लाइन बाइसेक्टर की वजह से, ए बी की वजह से। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ because of bisector AB, ठीक है। इसकी वजह से ये इक्वल हुए एंगल 1 एंड एंगल 2 बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर AB। ये लाइन है जो कि इनको इक्वल बना रही है, इन एंगल को बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, इसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये बात दूसरी हमने खुद प्रूफ करी। अच्छा, अब थर्ड हमारी क्या हो सकती है, देखिए अगर हम इस वाली साइड पे गौर करें, ए पी ये वाली लाइन, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को देखें तो ए पी, इसका भी सेम यही साइड है, और ऊपर वाले ट्रायंगल का देखें तो सेम साइड इसकी भी यही है। ए पी नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है और ए पी ऊपर वाले ट्रायंगल की, यानी ये एक लाइन, दोनों एक लाइन से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना। सिर्फ ये एक लाइन है जो कि एक नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर दोनों बना रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाली लाइन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गई, एपी की लाइन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के लिए भी एपी इक्वल है और इस ट्रायंगल के लिए भी एपी इक्वल है। साइड एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एपी, दोनों के लिए एपी वर्ड यूज करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। क्यों हमने किया, क्योंकि भाई ऊपर वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो उसकी साइड भी एपी है, नीचे वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो उसकी साइड भी एपी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो साइड है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो हम यहां क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो भाई देखिए यहां पर हमने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर दिया। जब दो एंगल और एक साइड प्रूफ हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या हो गया, इक्वल हो गया, या आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंट हो गया। इक्वल का वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन बेसिकली ये ज्योमेट्री है, यहाँ पर इक्वल का वर्ड नहीं कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यानी इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये बात हम नीचे लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू या ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट
टू ट्रायंगल APR, ठीक है, APR, ठीक है। ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंट, इसकी रीजन क्या होगी, रीजन में क्या लिखेंगे हम भाई, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा एक पोस्टुलेट हो गया ना। 4 पोस्टुलेट आपको पढ़ाए थे, जिनमें से एक पोस्टुलेट हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, इसकी वजह से हमारा एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही बात मैंने आपसे कही थी कि हम चारों पोस्टुलेट में से अगर कोई एक पोस्टुलेट को प्रूफ कर देते हैं तो हम ये बात साबित कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, आगे लिख दीजिएगा पोस्टुलेट, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन में ये तो बात हमने प्रूफ कर दी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई इसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, इस आर्म्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने बनाए हैं, प्रूव दैट दिस परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर। ये बताया कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है ये आपस में इनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल हो। तो भाई इक्वल तो होगी, जाहिर है कि जब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ही हमने प्रूफ कर दिया कि एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू परपेंडिकुलर PR जी। तो मेजरमेंट ऑफ, यहां पर आप वर्ड लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ PQ, क्योंकि हम साइड को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो यहाँ पर मेजरमेंट का वर्ड यूज करेंगे। क्लास वैसे मेजरमेंट का वर्ड आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से M लगा दिया करें। जहां पर लाइन की बात हो रही है वहां M लगाएंगे, एंगल पे M नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि लाइन को मेजर किया जाता है, एंगल को तो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, एंगल को तो हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट का वर्ड आप जहां पर साइड की बात हो रही है, जहां पर लाइन की बात हो रही है वहां मेजरमेंट का वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा PQ जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, PR के, यहाँ लिखिएगा मेजरमेंट ऑफ PR के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने अभी अभी ये बात प्रूफ करी, क्योंकि इनके दो एंगल और एक साइड जो है वो हम प्रूफ कर चुके हैं, और हमने इस पोस्टुलेट की मदद से ये बात प्रूफ करी है कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इनकी हर साइड, हर एंगल एक दूसरे की क्या हो गई, इक्वल हो गई या कॉन्ग्रुएंट हो गई, आप कह सकते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर की लेंथ की एग्जैक्टली क्या होगा, इक्वल होगा। यहां भी हम यही बात लिख देंगे, एंगल, एंगल, साइड, पोस्टुलेट जी। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।